गोलीकांड की बरसी आज है और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड के राजनीतिक और सामाजिक संगठन के कई नेता मसूरी पहुंचेंगे। मसूरी पहुंचकर शहीदों को नमन किया जाएगा, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मसूरी में मौजूद होंगे। इसके साथ साथ उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता भी पहुंचेंगे, शहीदों को नमन किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज मसूरी पहुंचेंगे। शहीद स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सुबह 11 बजे शहीद स्थल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। तो आज मसूरी गोलीकांड की बरसी है, जिस मौके पर शहीदों को नमन किया जाएगा, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। मसूरी में मुख्यमंत्री भी आज होंगे और उन तमाम 6 शहीदों को याद किया जाएगा जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए और पहाड़ के सपनों को लेकर, सपनों का कैसा पहाड़ होना चाहिए, इस मुद्दे को लेकर उन्होंने लड़ाई लड़ी और शहादत उन्होंने अपनी दी। आज मसूरी गोलीकांड की बरसी है। खटीमा गोलीकांड के विरोध में मसूरी में 2 सितंबर 1994 को विरोध कर रहे लोगों पर झूला घर में पुलिस ने गोलियां बरसाई थी। इस गोलीकांड में 6 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। दो सितंबर 1994 को मसूरी के झूला घर में हुए गोलीकांड को याद कर आज भी देवभूमि के लोग सिहर उठते हैं। मसूरी की शांत वादियों के इतिहास में 2 सितंबर ऐसे काले दिन के रूप में दर्ज है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये वही जगह है जहाँ पर वो पूरा गोलीकांड 1994 पे हुआ था। इसी जगह पर ये पूरा एक ऑफिस था जहाँ पर पूरे आंदोलन को अंजाम दिया जा रहा था और यहाँ पर पुलिस की बर्बरता साफ तौर पर देखी गई जब पुलिस ने एकाएक आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। और मेरे पीछे ये वो 6 शहीद हैं जो उस गोली का शिकार हुए और इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। 2 सितंबर का ये वही दिन है जब तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने बगैर चेतावनी के राज्य आंदोलनकारियों पर गोलियों की बौछार कर दी थी। इस गोलीकांड में 6 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। मसूरी गोलीकांड के दौरान पुलिस के डीएसपी उमाकांत त्रिपाठी की भी जान गई थी। कहा जाता है कि वे आंदोलनकारियों पर गोली चलाए जाने के पक्ष में नहीं थे। गोलीकांड में जो आंदोलनकारी शहीद हुए थे उनमें हंसा धनई, बेलमती चौहान, बलबीर नेगी, राय सिंह बंगारी, मदन सिंह ममगाई और धनपत सिंह शामिल हैं। राज्य आंदोलनकारियों के मन में हमेशा से टीस इस बात को लेकर रही कि जिस पहाड़ी प्रदेश की खातिर इतनी शहादतें हुई, वो सपनों का उत्तराखंड अभी तक बन नहीं पाया है। जिन मूल भावनाओं के साथ अलग राज्य बनाया गया, सरकारें अभी तक उन पर खरी नहीं उतर पाई। राज्य आंदोलनकारी आज भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि जिस मकसद को, जिस उम्मीद को लेकर उत्तराखंड का सपना उन्होंने देखा था, वो सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ है। पहाड़ से पलायन बदस्तूर जारी है। जंगल जमीन की बात लेकर जो उत्तराखंड का निर्माण किया गया था, वो उत्तराखंड अभी भी नहीं बन पाया है। मैं सुनील सोनकर, एबीपी गंगा, मसूरी। वहीं मसूरी गोलीकांड के मौके पर मसूरी शिफन कोर्ट से बेघर हुए 84 परिवार शहीद स्थल पहुंचे और उन्होंने प्रदेश सरकार और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहां 84 परिवारों ने धरना प्रदर्शन किया। आज सीएम धामी के दौरे को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहीद स्थल पर धरना दिया जा रहा है। वो 84 परिवार हैं वो यहाँ पर पहुंचे। प्रदेश सरकार के खिलाफ उनकी नाराजगी है। दरअसल मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। ऐसे में पहले से
तैयारियां की गई थी धरने के लिए, लेकिन अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती भी वहां पर है। सुरक्षा को देखते हुए मसूरी गोलीकांड की बरसी पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होने वाला है, लेकिन उससे पहले धरना स्थल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विनोद इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। विनोद, आज किस तरीके का कार्यक्रम रहने वाला है? दूसरी तरफ जो धरना स्थल से हम इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं कि 84 परिवार अपनी मांग को लेकर आज वहां धरना भी दे रहे हैं, सीएम भी पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम के बारे में जो इस वक्त वहां पर तस्वीर है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल जया, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मसूरी की जो शांत वादिया है उसमें एक यानी 2 सितंबर का दिन बिल्कुल काला अध्याय के नाम से इसको जाना जाता है। और जिस तरीके से 1994 की ये पूरी घटना थी, कल खटीमा का गोलीकांड था, आज मसूरी का गोलीकांड है। उत्तराखंड के ये 2 दिन काले इतिहास में काले दिन के नाम से जाने जाते हैं। आज कार्यक्रम मसूरी गोलीकांड का यहाँ पर रखा गया है। थोड़ी देर बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके साथ साथ में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी पहुँचेंगे। उससे ठीक पहले मैं आपको कार्यक्रम की तस्वीरें दिखाता हूँ कि जो इस आंदोलन जो कर रहे थे, जिन पर पुलिस की बर्बरता यहाँ पर देखने को मिली थी, जिनमें 6 लोगों की जानें यहाँ पर गई थी, ठीक सीधे तौर पर उनकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुँचेंगे, माल्यार्पण करेंगे, शहीदों को नमन करेंगे, उनके परिवारों से भी बातचीत करेंगे। और जया, ये ऐसा खौफनाक मंजर था, ये जो भी इस बात को सोचता है या इस पूरे घटनाक्रम को याद करता है तो ज़रूर सिहरन पैदा ज़रूर होती है। और हम कुछ ऐसे फैमिली से बात करेंगे जिनके परिवार के लोग शहीद हुए थे। आपका नाम क्या है भाई साहब? रणजीत सिंह चौहान। रणजीत जी, आपके परिवार के फैमिली मेंबर भी शहीद हुए थे। किस तरीके से आप देखते हैं आज वही काला अध्याय यानी काला वही दिन है जब इस तरीके की घटना हुई थी कि आपकी फैमिली से एक पर्सन चला गया? काफ़ी मतलब ये तो डेली का है कि वी मिस अवर मदर। और आंदोलन जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ चाहे कुछ के लिए हुआ, तो मैं यही कहता हूँ कि वी आर वेरी सैड अबाउट इट। और डेली हम इस चीज़ को करते हैं। बाकी 2 सितंबर को हम यहाँ पे आके अपना माल्यार्पण करते हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन करते हैं विद फैमिली। ये मुझे कहना है। अच्छा, क्या आपको पता है उस घटना के बारे में? किस तरीके का वो मंजर था और कैसे कैसे उस दौरान जब वो भिड़ंत थी, वो क्या मंजर हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा। देखिए, उस समय जो उत्तराखंड आंदोलन था वो ऐसा नहीं था कि हम लोगों का ही था, पूरा मसूरी और जिस हिसाब से खटीमा में जो गोलीकांड हुआ था उसके बाद मतलब सब ईच एंड एवरी मतलब हर एक परिवार उसमें कुछ ऐसा वो नहीं था, सब लोग यहाँ पे आए थे। ये जो आपको दिख रहा है घटना स्थल, ये इसमें नहीं था, ये तो बनाया गया है। तो उस समय यहाँ पे पीएससी थी, तो पीएससी को यहाँ से खदेड़ने के लिए उस समय जो तत्कालीन सरकार थी तो उन्होंने यहाँ पे अपने पीएससी वगैरह बुला दी थी विदाउट एनी रीज़न एंड तो उनको बाहर खदेड़ने के लिए मतलब कि वो था। तो उस समय अचानक से गोलियां चली हैं और उस समय तो मैं काफ़ी छोटा भी था। हमारे स्कूल जो अभी आपको दिख रहा होगा मसूरी पब्लिक स्कूल यहीं ऊपर है माल रोड पे, तो वहाँ से विनोद आप अपनी नजर बना के रखिए, आपसे बाद में अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका विनोद, तमाम जानकारी के लिए। वहीं सीएम धामी आज कई कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। आज सचिवालय में काम निपटाएंगे सीएम। शाम 4 बजे विक्रय केंद्र ग्रामश्री का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही साथ पर्यटन एवं नागरिक उद्यान विभाग की भी बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे सीएम धामी पर्यटन विभाग की बैठक लेंगे। तो आज मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम हैं। सचिवालय में काम निपटाएंगे मुख्यमंत्री। इसके साथ ही आपको बता दें कि शाम 4 बजे विक्रय केंद्र ग्रामश्री का लोकार्पण होने वाला है। पर्यटन एवं नागरिक उद्यान विभाग की भी बैठक होगी और जानकारी इस बात की भी है कि शाम 5 बजे सीएम धामी पर्यटन विभाग की बैठक करने वाले हैं। कैसे पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि कोरोना काल में जाहिर तौर पर राज्य को बहुत नुकसान पहुंचा है और अब इसमें कैसे तेजी लाई जाए, इसी को लेकर ये बैठक अहम होगी।
उत्तराखंड में भाजपा ने हर जिले में कोर कमेटी का गठन कर दिया है। अब हर जिले में पार्टी के जिला अध्यक्ष कोर कमेटी के अध्यक्ष होंगे, जबकि जिला महामंत्री, संगठन, विधायक, निवर्तमान जिलाध्यक्ष, जिले के रहने वाले प्रदेश पदाधिकारी, सभी मोर्चे के अध्यक्ष भी जिला कोर कमेटी के सदस्य होंगे। भाजपा का कहना है कि आगामी 2022 चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को और अधिक सक्रिय किया जाएगा। तो बीजेपी की प्लानिंग आपको बता रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर ये बेहद अहम है। जिला कोर कमेटी का गठन किया गया है बीजेपी की तरफ से। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें। देहरादून से कोरोना काल में नियुक्त डॉक्टर्स ने नहीं किया ड्यूटी ज्वाइन। बीते फरवरी महीने में 600 पदों पर भर्ती निकली थी और भर्ती निकलने के बाद 400 डॉक्टर्स का चयन हुआ था। 400 में से 28 डॉक्टर्स ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। 117 डॉक्टर्स ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की है। तीसरी लहर की आशंका के बीच डॉक्टर्स की कमी चिंता बढ़ा रही है सरकार की, क्योंकि पहाड़ों पर डॉक्टर्स की कमी हमेशा से ही रही है और ऐसे में एक बार फिर से डॉक्टर्स की कमी अगर होती है तो ये मरीजों के लिए और आम जनता के लिए परेशानी है। 117 डॉक्टर्स ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की है। आपको बता दें कि इस बात को लेकर अब उन तमाम डॉक्टर्स को नोटिस भी भेजा जा रहा है उनकी ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन कोरोना काल में नियुक्ति डॉक्टरों की ना होने से मरीजों के लिए ये भारी परेशानी होगी। बीते फरवरी महीने में 600 पदों पर भर्ती निकली थी। इनमें से 400 डॉक्टर्स का चयन हुआ था और चयन होने के बाद भी कुछ डॉक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की। 28 डॉक्टर्स ने ड्यूटी ज्वाइन की थी, मतलब 400 में से सिर्फ 28 डॉक्टर्स ने ज्वाइनिंग की और उसके बाद 117 ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर से परेशानी बढ़ सकती है अगर तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है तो। पंकज राणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, पहाड़ों में डॉक्टर्स की कमी एक बड़ी समस्या हमेशा से रही है और एक बार फिर से जब 117 डॉक्टर्स ने ज्वाइनिंग नहीं की है अब तक, तो क्या उसको लेकर जानकारी है? क्या उनको नोटिस भेजा गया है, तलब किया गया है उनकी ज्वाइनिंग को लेकर? बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड में डॉक्टरों की बहुत लंबे समय से कमी रही है और ये जब कोरोना की दूसरी वेव आई थी उस वक्त राज्य सरकार ने 600 डॉक्टरों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकाली थी और ये इंटरव्यू के माध्यम से 403 डॉक्टरों की नियुक्तियां की गई थी, जिसमें से 117 डॉक्टरों ने अभी तक भर्ती वो ज्वाइनिंग नहीं दी है। ये पहाड़ों पर की गई ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जा सके। इसमें इस तरह की जानकारी मिली है कि इन डॉक्टरों को पहाड़ पर नहीं जाना था और इसी वजह से इन डॉक्टरों ने ये ज्वाइनिंग नहीं दी थी, क्योंकि उत्तराखंड में जो भी MBBS की पढ़ाई करता है उसका राज्य सरकार के साथ अनुबंध होता है कि उन्हें 5 साल तक अनिवार्य रूप से उत्तराखंड में ज्वाइनिंग देनी होगी, सेवाएं देनी होंगी। लेकिन कई तरह से ये दिक्कतें आती हैं कि जो बाहर के छात्र आते हैं वो यहाँ पढ़ाई जरूर करते हैं लेकिन वो राज्य में सेवाएं अपनी नहीं दे पाते। इसी वजह से डॉक्टरों की कमी उत्तराखंड में है। फिलहाल राज्य सरकार ये कोशिश कर रही है कि वो जिन डॉक्टरों ने ज्वाइनिंग नहीं दी है उनकी जगह दूसरे डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए, ताकि तीसरी वेव से पहले जो दिक्कतें हैं खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में उनको दूर किया जा सके। संभवतः माना जा रहा है कि तीसरी वेव से पहले यानी कि अगले महीने तक राज्य सरकार इस ओर प्रयास करेगी और जो पद खाली पड़े हैं उनको भर्ती कर सकती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं रानी पोखरी के जाखन नदी पर टूटे पुल को लेकर अब प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। पुल टूटने के मामले पर आप कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। आप कार्यकर्ताओं ने मंत्री सतपाल महाराज की आवाज का कूच किया, मगर पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान पुलिस और आप कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। तो टूटे हुए पुल पर अब पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आपके कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, जमकर नारेबाजी की गई। सतपाल महाराज के खिलाफ नारेबाजी हुई। 5 साल में इस प्रदेश में 32 पुल धराशायी हो गए और सैकड़ों पुल जर्जर हैं, जिस पर जनता के जान के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। अब जनता पुल के ऊपर से गुजरने में डर लग रहा है जनता को। जनता ये जानना चाहती है कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने तो नहीं बनाए पुल, तो अपने जान के साथ सुरक्षा चाहती है। आपने देखा होगा रानी पोखरी का पुल जो भरभरा के गिर गया, जिसके लिए पिछले साल 2020 में दिसंबर में 40 लाख रुपए उसके मेंटेनेंस के लिए सरकार ने खर्च किया, लेकिन वो पैसा कहाँ गया। वहीं चुनाव करीब आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय संपत्तियों को बेच रही है। देहरादून पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सुनते हैं।
बिजली बिना ना तो डिफेंस काम कर सकता है, आप निजी हाथों में दे रहे हो ट्रांसमिशन लाइंस को, और कौन खरीदेगा? 2-3 लोग हैं जिनका नाम पूरा देश जानता है। पूरे देश के हर कोने में हर बच्चे को पता है कि जब हवाई अड्डे बिकेंगे तो कौन खरीदेगा, पोर्ट बिकेंगे तो कौन खरीदेगा, ट्रांसमिशन लाइनें बिकेगी तो कौन खरीदेगा। ये सरकार केंद्र की संपत्तियों को बेच रही, राज्य की सरकार राज्य की संपत्तियों को बेच रही है। अभी मैं अगर बात करूं तो श्रीनगर बस अड्डे को प्राइवेट हाथों में देकर उसको भी बेचने का काम शुरू है। तो हर स्तर पर जो बस अड्डा है, श्रीनगर का हो या देहरादून का हो, उन बस अड्डों को बेचने की बात चल रही है। सरकार हर चीज बेचने में लगी हुई है, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार। का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यमुना घाटी के निचले और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। बारिश के बाद 6 डिग्री सेल्सियस तक पारा लुढ़का है और बारिश की वजह से पहाड़ों से पत्थर गिरने का सिलसिला भी जारी है। पिछले 15 घंटों से बड़कोट में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन बारिश का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर लगातार बारिश होने के बाद परेशानी बढ़ती जा रही है और बड़कोट में पिछले 15 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बताएं, उत्तरकाशी में भी देर रात से झमाझम बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और जल्द यहां पर बर्फबारी का दौर भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बर्फबारी भी हो सकती है। तो उत्तरकाशी में भी लगातार बारिश हो रही है, बर्फबारी का भी अनुमान है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।